गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के बारे में, जिसमें हम अध्याय 1 की बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो फटाफट आ जाइए सभी के सभी और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप अपने रियल लाइफ में रोज़ देखने को मिलता होगा, जैसे कि गर्मियों में अगर कमरे के तापमान की बात करें तो दूध को खुला छोड़ा जाता है। ऐसा क्यों, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। या फिर जो लोहे का जो तवा होता है, जिसे हम तसला या फिर कील भी कहते हैं, या फिर कील को जो कील आप दीवार में मारते हैं, उसको आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। आर्द्र वायुमंडल यानी कि हल्का फुल्का जो नमी जिसमें होती है। ठीक है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, या फिर हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं ना, ये क्या होती हैं कि हमारे पर डे हमारे लाइफ में होती हैं और इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। और ये सारे के सारे परिवर्तन किससे जुड़े हुए हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अगर हम सभी परिस्थितियों की बात करें जो ऊपर दिया गया है, इसमें प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति है तथा पहचान है, कुछ न कुछ बदल जाता है। जैसे अगर हम भोजन बनाने की ही बात करें तो सबसे पहले कच्चा पदार्थ होता है या कच्चा खाद्य होता है, फिर उसको पकाया जाता है तो उसका एक नया रूप हो जाता है। अगर हम सांस लेने की ही बात करें तो हम गैसों का मिक्सचर लेते हैं, अंदर जाता है, लेकिन उसमें से हम ऑक्सीजन को लेके बाकी को हम क्या करते हैं, अपने फेफड़े के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और जैसे कि ये लोहा जो है वो लोहे में को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, या फिर इसमें जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है वो भी क्या है, किसी न किसी परिवर्तन से संबंधित है। और ये जो सभी के सभी परिवर्तन होते हैं, ये पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हमें बताते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। ठीक है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन सीधे सीधे किससे संबंधित है? रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। ठीक है, शायद आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ है क्या? हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे और ये क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप फिगर देख रहे होंगे। और हाँ, ये प्रैक्टिकल करते समय अपने टीचर की उपस्थिति में आप प्रैक्टिकल करेंगे और बहुत ही सावधानीपूर्वक करेंगे। ठीक है, इसमें आपको करना ये है कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए। अब उसको क्या करना है कि बिल्कुल साफ़ कर देना है, मतलब उसको हल्का फुल्का रगड़ रगड़ के उसको साफ़ कर लेना है। ठीक है, अब इसको चिमटे से पकड़कर, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, स्प्रिट लैंप पर लाते हैं। ये क्या है? स्प्रिट लैंप है। जो केमिस्ट्री की लैब होती है उसमें आपको स्ट्रीट लैंप अवेलेबल होगा, कुछ इस तरह का दिखने वाला। ठीक है, या फिर सीधे लैंप होगा, वो या तो कैरोसिन से जलेगा या फिर गैस से जलेगा, जैसे आपकी लैब की सुविधा होगी। ठीक है, जब उसके पास ले जाकर इसका दहन कराना शुरू करते हैं, दहन करने का मतलब है इसको जलाना शुरू करते हैं, तो जो इससे जो राख बचती है उसको कहाँ रख लेते हैं? वॉच ग्लास में। इसको हम वॉच ग्लास कहते हैं। ठीक है, जो कि एक तरीके से चीनी मिट्टी का बना होता है। इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक, अब मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय आप अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारी गैसें निकलती हैं, वो हो सकता है आपकी आँखों को क्या कर दें, डैमेज कर दें। ठीक है, अब दहन करने के दौरान इसमें क्या होती है, एक लौ निकलती है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम और आगे जानने की कोशिश करेंगे। जो लौ होती है वो श्वेत और चमकदार होती है। ठीक है, श्वेत और चमकदार होती है। अब आपने क्या देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसके दहन करने पर इसमें क्या हुआ,
कि श्वेत चूर्ण में एक तो परिवर्तन हो गया और इसमें से एक श्वेत लौ निकली। ठीक है, और ये श्वेत लौ ही क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सॉरी, ये जो चूर्ण है वही क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम रिबन से आपने देखा कि कैसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके परिवर्तन को भी हमने जाना। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। ठीक है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। इसको हम समझेंगे थोड़ा सा और आगे। ठीक है, ये क्रियाकलाप 2 है, ये आप अपनी पुस्तक से पढ़ के समझ सकते हैं। हम लोग क्रियाकलाप 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। एक शंक्वाकार फ्लास्क या फिर परखनली लीजिए। अब शंक्वाकार फ्लास्क और परखनली कुछ इस तरह की संरचना दिखने वाली होती है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको दानेदार जिंक लेना है जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया होगा। ठीक है, और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ये थोड़ा कम असरदार होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जगह सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये अम्ल है, ये आपके स्किन को जला सकता है, आपके आँखों को डैमेज कर सकता है, आपके शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जब आप ये प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि फ्लास्क में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हो सकता है कि इसके रंग में परिवर्तन हो, या फिर हो सकता है इस फ्लास्क का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाए या फिर घट जाए। इन सभी प्रयोगों के द्वारा हम क्या क्या निर्धारित कर सकते हैं, तो हो सकता है कि इस चूर्ण की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, या फिर जो इससे गैस निकल रही है या फिर जो इसके अंदर गैस जा रही है उसके बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। और इस फ्लास्क के ताप में क्या परिवर्तन हुआ इस प्रक्रिया के द्वारा, उसको भी हम आसानी से जान पाएंगे। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जरा आप एक सेकंड के लिए सोचिए कि आपके अगल बगल कौन कौन सी बहुत सारी रासायनिक परिवर्तन हो रही है। ठीक है, ये सोचने की बात है, और इस अध्याय के अंत में मैं उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर ये सोचने में सक्षम हो जाएंगे। रासायनिक समीकरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, जैसा कि आपने प्रयोग के द्वारा देखा। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण देना बहुत ही लंबा हो जाता है, अतः हम इसे शब्द समीकरण के रूप में दर्शाते हैं ताकि ये सरल हो सके। ठीक है, अब जो ऊपर मैग्नीशियम रिबन का जो हमने दहन किया उसको शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर में डायरेक्ट हो सकता है लिखने को। कैसे, तो रासायनिक समीकरण का उदाहरण पूछेगा और उसकी परिभाषा पूछेगा, तो परिभाषा मैं आपको आगे बताऊंगा, उदाहरण आप यहीं देख लो कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिएगा, जिन पदार्थों को हम अभिक्रिया में भाग कराते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और जब दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं तो उन्हें धन चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, यानी कि बायां पक्ष होता है। और उत्पाद जो मिलता है उसको एक तीर के द्वारा जोड़ा जाता है। जो नया पदार्थ मिलता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, और इसको एक तीर के द्वारा दिखाया जाता है। और जो तीर की दिशा होती है ये बताता है कि अभिक्रिया किधर हो रही है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है कि लेफ्ट हैंड साइड से दिखाते हैं, अभिकारकों के बीच योग चिन्ह प्लस लगाकर इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो खैर इतना चीज़ें तो आप समझ चुके होंगे। रासायनिक समीकरण लिखना, अगर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो अभी हमने जो लिखा या फिर जो जाना वो क्या था, एक शब्द समीकरण था। तो रासायनिक समीकरण का प्रयोग हम तब करते हैं जब शब्द समीकरण को और संक्षिप्त में लिखना होता है।
ठीक है, और संक्षिप्त यानी कि और उसको छोटे रूप में दर्शाना होता है। कैसे? तो जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे हमने लिया था जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और फिर उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड का गैस निकाल दिया कि जो चूर्ण है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में मिला है। अब समझ लीजिए मैग्नीशियम को हमने Mg से दिखा दिया और ऑक्सीजन को O2 से दिखाया, तो मैग्नीशियम की जगह Mg लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिल रहा है उसे MgO के रूप में दिखा दिया। तो ये जो प्रतीक आया हुआ है ये बहुत ही संक्षिप्त रूप है, और इसे ही हम कहते हैं रासायनिक समीकरण के रूप में शब्द समीकरण को दिखाना। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है। तीर का निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उसकी तुलना करें। अब देखिए यहाँ Mg जो है इसके आगे पीछे देखते हैं क्या 1 या 2 लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1, यानी कि 1 मैग्नीशियम है। तो जो दाईं ओर है उसमें भी देख लेते हैं 1 मैग्नीशियम है, क्योंकि आगे पीछे तो कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। और ऑक्सीजन जो है ये क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो आगे पढ़ना है कि क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, तो अभी तो असमान मिली है ऑक्सीजन। यदि है तो समीकरण संतुलित है। अगर दोनों जगह समान समान परमाणु हैं तो समीकरण क्या है, संतुलित है। अगर नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। ठीक है, असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, तो इसको 1/2 आप कर देंगे तो 1/2 तो यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1 ऑक्सीजन, और 1 ऑक्सीजन आपको बाएं साइड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान हम इस प्रकार बराबर कर सकते हैं। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, हमने जो क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण का एक ढांचा बनाया जिसमें बाएं पक्ष के परमाणुओं की संख्या दाएं पक्ष के परमाणुओं की संख्या बराबर है, यानी कि उसकी द्रव्यमान क्या है, बराबर है। तो ऐसे समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, संतुलित होना चाहिए तभी रासायनिक समीकरण पूरा होगा। ठीक है, अब है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी कि ये क्यों जरूरी है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों जरूरी है। ठीक है, देख लेते हैं क्या लेफ्ट साइड में कुछ बचा तो नहीं है, अभी फिलहाल कुछ नहीं बचा है। तो आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम पता होगा। द्रव्यमान संरक्षण कहता है कि किसी भी प्रक्रिया में न तो कोई द्रव्यमान नया बनेगा और ना ही अगर कोई द्रव्यमान मौजूद है तो वो नष्ट होगा, बस उसके रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी कि ना नया कुछ बनता है ना नया कुछ समाप्त होता है, किसमें, द्रव्यमान संरक्षण के केस में। ठीक है, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि समीकरण के पूर्व अभिकारक होते हैं, समीकरण के बाद उत्पाद होते हैं, यानी इन दोनों की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, बराबर होती है। कुल द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना होगा संतुलित समीकरण में। संतुलित समीकरण जो है वो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के जो उत्पाद हैं, यानी कि जो नया पदार्थ बनता है, उसमें तत्वों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तभी जो समीकरण होगा वो संतुलित समीकरण कहलाएगा। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ठीक है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, यानी कि अगर अभिकारक में 2 ऑक्सीजन है तो उत्पाद में भी 2 ही ऑक्सीजन होने चाहिए। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन बाएं साइड में 2 था लेकिन दाएं साइड में 1 था, लेकिन दोनों जगह या तो 2-2 होना चाहिए या तो 1-1 होना चाहिए। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम इसे कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, अब खैर ये शब्द कुछ नया है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम जो ये समीकरण है शब्द समीकरण,
इसको जैसे हमने पाया था कि जो जिंक है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो क्रियाकलाप 1.3 था ना, जैसे जिसमें हमने क्या मिलाया था, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया था, और हमने कहा था कि इसके रंग में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, जिंक के रंग में, या फिर परखनली का तापमान बढ़ सकता है। तो उसकी अभिक्रिया को हमने कैसे दिखाया, क्योंकि जिंक का हमने चूर्ण लिया था और उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया था, तो हमने अभी फ़िलहाल के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में दिखाया है। तो इसका जो सल्फ्यूरिक का जो सल्फेट है वो जिंक के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना लेता है, ठीक है, और इसमें H मौजूद होगा, वो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है, ठीक है। तो क्या मिला, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब मिलाया तो जिंक सल्फेट और कौन सा गैस बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको संक्षिप्त समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के रूप में, तो जिंक को Zn से दिखाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से दिखाते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा कि H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। फिर जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस को H2 से दिखाते हैं। तो ये तो हो गया, लेकिन देखना ये है कि क्या परमाणुओं की संख्या बराबर है, और यहाँ क्या है, तीर का जो निशान है वो दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करने के लिए होता है, ठीक है। और तीर क्या दिखाता है, अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। तो खैर यहाँ जिंक जो है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ SO4 1 है, यहाँ भी SO4 1 है, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस 2 है, यानी कि जो हमारा समीकरण है वो क्या है, संतुलित समीकरण है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम पढ़ने वाले इसके आगे आप देख रहे होंगे बहुत सारे अभी यहाँ टॉपिक बचे हुए हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।